हेलो स्टूडेंट्स, चलिए हमारे नेक्स्ट टॉपिक के बारे में हम डिस्कस करते हैं आफ्टर VSEPR थ्योरी। दिस वन इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, दैट इज वैलेंस बॉन्ड थ्योरी VBT। लेकिन उससे पहले एक कंसेप्ट जो हमें बहुत अच्छे से समझना है, दैट इज कोवेलेंट बॉन्डिंग। क्योंकि देखिए, आप जैसे स्टार्टिंग में हमने वीडियोस में किया था कि वाई डू एटम कंबाइंस एंड हाउ डू एटम कंबाइंस, दो क्वेश्चन हमारे सामने आए थे। तो हाउ डू एटम कंबाइंस में हमने पहला पार्ट किया था कि बाई कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन दे फॉर्म दी आयोनिक बॉन्डिंग। ठीक है, हम उसमें सेकेंड पार्ट को डिस्कस करने वाले हैं, दैट इज कोवेलेंट बॉन्डिंग बाय म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। कि बॉन्ड जब बनता है तो एटम से जुड़ते हैं तो वो म्यूचुअल शेयरिंग से भी जुड़ सकते हैं। तो इसी में आज हमारा जो सेकेंड टॉपिक है हमारा कोवेलेंट बॉन्डिंग। द बॉन्डिंग टेक्स प्लेस by mutual sharing of electrons by both of the atoms, यानी दोनों ही एटम जो वहां पर बॉन्ड बनाना चाह रहे हैं वो इक्वल कंट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स करेंगे। उन दोनों का कंट्रीब्यूशन जो रहेगा वो इक्वल रहेगा। ऐसा नहीं है कि एक ज्यादा इलेक्ट्रॉन दे रहा है, दूसरे को कम नीड है तो वो कम ले रहा है, नहीं, दोनों म्यूचुअली शेयर करेंगे अपने इलेक्ट्रॉन्स को बॉन्ड बनाने के लिए। जैसे देखिए, फॉर एग्जाम्पल हमारे पास कार्बन मोनोऑक्साइड, ठीक है, सॉरी कार्बन डाइऑक्साइड ले लेते हैं, बहुत सिंपल रहेगा। कार्बन डाइऑक्साइड एक मॉलिक्यूल है, मेरे पास ये मॉलिक्यूल है, लेकिन मुझे इसकी बॉन्डिंग दिखानी है। मुझे ये बताना है कि कैसे कार्बन ऑक्सीजन से जुड़ रहा है, किस प्रकार की बॉन्डिंग ये करके जुड़ रहा है। तो मैंने यहाँ पर देखिए 3 एटम हैं, 2 एटम ऑक्सीजन के, 1 एटम कार्बन का। तो हमें ये बात तो अंडरस्टूड होगी ही कि भाई जो एटम संख्या में सबसे कम है यानी कि 1 है, वो हमारा सेंट्रल एटम है। तो मैंने इसको ऐसे लिखा भी दोनों ऑक्सीजन जो हैं वो टर्मिनल हो गए। अब मुझे बॉन्डिंग शो करनी है, ध्यान देना, बॉन्डिंग क्यों कर रहे हैं हम, बॉन्ड क्यों बना रहे हैं, ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए। तो मैं यहाँ पे लेविस रिप्रेजेंटेशन दूंगी। कार्बन के पास वैलेंस में होते हैं बेटा 4 इलेक्ट्रॉन, ठीक है, इन चारों इलेक्ट्रॉन्स को मैंने क्रॉस में दिखाया। ऑक्सीजन के पास वैलेंस में होते हैं 6 इलेक्ट्रॉन, इनको मैंने डॉट में दिखाया, ठीक है, 1 2 3 4 5 6। ऐसे ही इस ऑक्सीजन के पास भी कितने इलेक्ट्रॉन होंगे बेटा, 6 इलेक्ट्रॉन होंगे, इनको भी मैंने डॉट में दिखाया। अब हमारा मोटो क्या है कि हमें इनका जो ऑक्टेट है वो कंप्लीट करना है। सबसे पहले इस ऑक्सीजन से बात करते हैं, इस ऑक्सीजन को कितने इलेक्ट्रॉन की जरूरत है कि ये अपना ऑक्टेट कंप्लीट कर ले। चलिए मान लीजिए एक बार इसने ये इसके इलेक्ट्रॉन्स ले लिए और अपने 8 इलेक्ट्रॉन पूरे कर लिए। अब ये 8 इलेक्ट्रॉन आप कैसे गिनेंगे, 6 इलेक्ट्रॉन तो इसके वैलेंस में थे, 2 इलेक्ट्रॉन इसने और ले लिए, तो टोटल 8 इलेक्ट्रॉन हो गए। मतलब ये ऑक्सीजन सेटिस्फाई हो जाना चाहिए क्योंकि इसका ऑक्टेट कंप्लीट हो गया। चलिए इस ऑक्सीजन से बात करते हैं, ये ऑक्सीजन भी कुछ ऐसा ही करेगा, इसने भी कार्बन के 2 इलेक्ट्रॉन्स लेकर और अपना ऑक्टेट कंप्लीट कर लिया। भाई दोनों ऑक्सीजन सेटिस्फाई हो चुके हैं, लेकिन व्हाट अबाउट द कार्बन, कार्बन इज द सेंट्रल एटम। अगर सेंटर ही अनस्टेबल रहेगा तो पेरिफेरल क्या करेंगे, तो सेंट्रल एटम को स्टेबल होना बहुत जरूरी है। ऐसी कंडीशन में कार्बन के पास तो 4 ही वैलेंस है, वो क्या करेगा, ये कार्बन कोशिश करेगा कि इसके 2 इलेक्ट्रॉन्स को ये शेयर कर ले और इसके भी 2 इलेक्ट्रॉन्स को ये शेयर कर ले। अब जरा ध्यान से देखिएगा, जो बीच वाला सर्कल है उसमें टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हैं। अब इस पोर्शन में टोटल कितने हैं और इस पोर्शन में टोटल कितने हैं, भैया 4 इसके खुद के थे, 2 यहां से शेयर किए, 2 यहां से शेयर किए, हो गए 8। यानी कार्बन ने कुल मिलाकर अपने आप को सेटिस्फाई कर लिया। कार्बन के सेटिस्फैक्शन होते ही ये 2 इलेक्ट्रॉन एक बॉन्ड बनाने चल पड़े, ये 2 इलेक्ट्रॉन एक बॉन्ड बनाने चल पड़े, ऐसे ही इन 2 इलेक्ट्रॉन्स ने भी एक बॉन्ड बना लिया। तो यहां पर आपको डबल बॉन्ड दिखाई दे रहे हैं और ये जो इंडिविजुअल सर्कल्स हैं ये डिफाइन कर रहे हैं कि भैया मैंने अपना ऑक्टेट कंप्लीट कर लिया, आई विल सेटिस्फाई बाई शेयरिंग। देखिए ना तो इसने इलेक्ट्रॉन इसको कंप्लीटली दिए, ना इसने दिए और ना ही ये दे रहा, तो बॉन्ड कैसे बना, बॉन्ड बना है इलेक्ट्रॉन्स को शेयर करके। ये जो हिस्सा जिसको मैं शेडेड कर रही हूं, ये जो पोर्शन है जिसको मैं शेडेड करके दिखा रही हूं,
ये वो पोर्शन है जहां पर इलेक्ट्रॉन्स की क्या हुई है, शेयरिंग। यहां पर ना तो इलेक्ट्रॉन दूसरे से उछल कर गया है, ना ही किसी ने छीना है, वो उन्होंने आपस में सहमति से शेयर किया है और शेयर करके बॉन्ड बनाया है। इस प्रकार की बॉन्डिंग को ही कहते हैं कोवेलेंट बॉन्डिंग। ठीक है, इस प्रकार की बॉन्डिंग को कहते हैं कोवेलेंट बॉन्डिंग। और ये आपने बहुत सारे एग्जाम्पल्स में देखी है। देखिए CH4 10th क्लास में हमने कार्बन एंड इट्स कंपाउंड का जो चैप्टर किया है उसमें हम कोवेलेंट बॉन्ड ही पढ़ते हैं, यानी हाइड्रोकार्बन्स या ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जितने भी हैं वो सब इसी म्यूचुअल शेयरिंग से बने हैं। एक बार एग्जाम्पल देखते हैं हम कार्बन मीथेन का। दिस इज मीथेन, ये मीथेन है, हाइड्रोकार्बन है, हमारा सेंट्रल एटम है कार्बन, हमारे पास पेरिफेरल प्रेजेंट है हाइड्रोजन, हमारे पास 4 हाइड्रोजन है, हर एक हाइड्रोजन के पास एक एक इलेक्ट्रॉन है और हर एक कार्बन के, इस कार्बन के पास 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं। हर हाइड्रोजन अपना डबलेट कंप्लीट करता है इसके इलेक्ट्रॉन्स को शेयर करके, और ये कार्बन इसी सभी हाइड्रोजन्स के इलेक्ट्रॉन्स को लेकर अपना ऑक्टेट कंप्लीट करता है। तो ये जो शेडेड पोर्शन है ये सारे म्यूचुअली शेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स का पोर्शन है। तो यहाँ पर सबके पास क्या बन रहा है, सिंगल बॉन्ड बन रहा है। एज अ रिजल्ट वी सी दैट दिस टाइप ऑफ द स्ट्रक्चर इज फॉर्म्ड, है ना, ऐसी बॉन्डिंग हो गई इनके बीच में। तो ये जो बॉन्ड है इनको सिंगल बॉन्ड बोल रहे हैं। याद आ रहा है, समझ में आ रहा है, आपने पढ़ा है ये पहले। इस तरीके की बॉन्डिंग को हम क्या बोल रहे हैं, सिंगल बॉन्ड। और इस प्रकार की बॉन्डिंग को जो ऐसे नजर आ रही है इसको हम बोल रहे हैं डबल बॉन्ड। ये है डबल बॉन्ड। तो कार्बन जो कोवेलेंट कंपाउंड्स बनते हैं, जो कोवेलेंट बॉन्डिंग होती है, इसमें हम 3 तरह के बॉन्ड पढ़ते हैं, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड। ठीक है, 3 तरह के बॉन्ड पढ़ेंगे। पहला हम पढ़ेंगे सिंगल बॉन्ड, यानी कार्बन से कार्बन के बीच में भी हो सकता है और दूसरे किसी भी एटम या मॉलिक्यूल के बीच में हो सकता है। फिर हम पढ़ेंगे डबल बॉन्ड। डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड एंड ट्रिपल बॉन्ड। डबल बॉन्ड में हम कार्बन डबल बॉन्ड भी कार्बन पढ़ सकते हैं, कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन पढ़ सकते हैं, ऑक्सीजन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन पढ़ सकते हैं। हम यहाँ पर डबल बॉन्ड पढ़ रहे हैं। फिर हम पढ़ेंगे ट्रिपल बॉन्ड। ट्रिपल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड में हम कार्बन ट्रिपल बॉन्ड भी पढ़ सकते हैं, हम नाइट्रोजन ट्रिपल बॉन्ड नाइट्रोजन भी पढ़ सकते हैं, कार्बन ट्रिपल बॉन्ड नाइट्रोजन भी पढ़ सकते हैं। बहुत सारे एग्जाम्पल हैं हमारे पास इस प्रकार की बॉन्डिंग के। तो ये जो 3 तरह की बॉन्ड हम बनाते हैं ये कोवेलेंट बॉन्ड की टाइप है कि सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड बनते हैं। अब हम जो अपनी अगली थ्योरी स्टार्ट करने जाएंगे जिसको हम वैलेंस बॉन्ड थ्योरी बोलते हैं, वो बॉन्ड थ्योरी एक्चुअल में इस टाइप की बॉन्डिंग पर ही डिपेंड करती है। लेकिन उस बॉन्डिंग को स्टार्ट करने से पहले या उस थ्योरी को स्टार्ट करने से पहले मैं कुछ और बात आपके सामने बोल दूं कि टाइप्स ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड क्या है, कोवेलेंट बॉन्ड कितने प्रकार का होता है और कैसे बनाया जाता है। आप इसको टाइप्स नहीं बोलेंगे, आप इसको बोलेंगे, अभी तो ये हमने सिर्फ सिंगली स्ट्रक्चर में देखा है, टाइप्स ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड क्या है। तो पहले हम टाइप्स ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड डिस्कस करते हैं, फिर हम वीबीटी थ्योरी डिस्कस करेंगे। बेटा जैसे हमने वीएसएपीआर थ्योरी की, उस वीएसएपीआर थ्योरी में हमने स्ट्रक्चर, शेप और ज्योमेट्री, हाइब्रिडाइजेशन निकालना, बताना और बनाना सीखा। लेकिन कई मॉलिक्यूल ऐसे होते हैं जिनकी हम शेप नहीं बता पाते, जिनकी हम हाइब्रिडाइजेशन कैलकुलेट नहीं कर सकते या कुछ और कारण हो जाता है, हम उनकी बॉन्डिंग को एक्सप्रेस नहीं कर सकते, कुछ एक एक्सेप्शंस हो जाते हैं। तो वहां पर हम उनको लिमिटेशन ऑफ वीएसएपीआर थ्योरी बोल देते हैं कि भाई ये वीएसएपीआर थ्योरी के अकॉर्डिंग हम डिस्कस नहीं कर पा रहे। कुछ एक मॉलिक्यूल है जैसे कि हीलियम मॉलिक्यूल क्यों नहीं बनता, हाइड्रोजन मॉलिक्यूल बन जाता है। तो हाइड्रोजन मॉलिक्यूल का बनना, अब वीएसएपीआर थ्योरी के बेसिस पे हम क्या बताएंगे कि एक लीनियर शेप है, लेकिन कैसे हुई, उसके बैलेंस में तो एक एक इलेक्ट्रॉन है। तो कुछ एक ऐसे मॉलिक्यूल हैं जिनकी एक्सेप्शनली हम वीएसएपीआर थ्योरी से डिटेल्स नहीं दे सकते। उसको ओवरकम करने के लिए, लिमिटेशन ऑफ वीएसएपीआर को ओवरकम करने के लिए हम 2 थ्योरी पढ़ेंगे। एक थ्योरी जिसका नाम है वैलेंस बॉन्ड थ्योरी और एक थ्योरी जिसका नाम होगा मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी, दैट इज MOT। ठीक है, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। तो हम वैलेंस बॉन्ड थ्योरी के बारे में थोड़ा सा पढ़ते हैं। वैलेंस बॉन्ड थ्योरी है क्या? देखिए जैसा कि इसका नाम है वैलेंस बॉन्ड, वैलेंस इलेक्ट्रॉन से बनने वाले बॉन्ड, जो वैलेंस, जैसे पहले वीएसएपीआर में क्या था कि वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स का जो रिपल्शन शो कर रहे हैं, अब यहाँ क्या है कि वैलेंस इलेक्ट्रॉन ही बॉन्ड बनाने जा रहे हैं। किस प्रकार का बॉन्ड बना रहे हैं, कैसी बॉन्डिंग कर रहे हैं, तो वो बॉन्डिंग किस प्रकार की।
तो वैलेंस बॉन्ड थ्योरी जो है वो दो तरह की कंसिडरेशन देती है। एक होती है इन टर्म्स ऑफ एनर्जी, इन टर्म्स ऑफ एनर्जी, एनर्जी की टर्म में भी एनर्जी कंसिडरेशन, एनर्जी कंसिडरेशन। अब यहां पर क्या बात है, एनर्जी कंसिडरेशन की टर्म में हम क्या बात करेंगे, तो एक छोटा सा ब्रीफ लेंगे क्योंकि ये हमारे पास इतनी डिटेल में है नहीं, हमें करना भी नहीं है। कह रहा है कि फॉर्मेशन ऑफ, इसमें हम दो बातें पढ़ेंगे, फॉर्मेशन ऑफ H2 मॉलिक्यूल, फॉर्मेशन ऑफ H2 मॉलिक्यूल। H2 मॉलिक्यूल कैसे बनता है, H2 मॉलिक्यूल बनने में ऐसा क्या है, देखिएगा जब दो हाइड्रोजन मॉलिक्यूल्स, दो हाइड्रोजन एटम्स प्रेजेंट होते हैं तो हाइड्रोजन एटम्स के बीच में क्या क्या होगा। अब यहां से हम प्रोटॉन, प्रोटॉन यानी न्यूक्लियस के बीच में भी इलेक्ट्रॉन जो अट्रैक्टिव फोर्स है वो काम करेगी। यहां पर इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन के बीच में रिपल्सिव फोर्स काम करेगी, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के बीच में अट्रैक्टिव फोर्सेस काम करेंगी। तो यहां पर दो फोर्सेस लगेंगी, दो फोर्सेस काम करेंगी। एक पहली फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, और दूसरी फोर्स ऑफ रिपल्शन, दूसरी काम करेगी फोर्स ऑफ रिपल्शन, फोर्स ऑफ रिपल्शन। अगर बेटा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन का मैग्नीट्यूड ज्यादा हो जाता है तो मॉलिक्यूल बन जाएगा, अगर फोर्स ऑफ रिपल्शन का मैग्नीट्यूड ज्यादा हो जाता है तो मॉलिक्यूल नहीं बनेगा। अब अट्रैक्टिव फोर्सेस यहां पर कितनी होंगी, प्रोटॉन से प्रोटॉन के बीच में रिपल्सिव फोर्स, इलेक्ट्रॉन से इलेक्ट्रॉन के बीच में रिपल्सिव फोर्स, लेकिन इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन के बीच में कैसी रहेंगी, अट्रैक्टिव फोर्सेस रहेंगी। तो ओवरऑल हाइड्रोजन मॉलिक्यूल के बनते वक्त या बनाते वक्त जब हम फोर्सेस को कैलकुलेट करते हैं तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वहां पर ज्यादा होती है और फोर्स ऑफ रिपल्शन वहां कम, तो इसलिए H2 मॉलिक्यूल बनता है। दूसरा है नॉन फॉर्मेशन, यानी कि बनता ही नहीं, नॉन फॉर्मेशन ऑफ हीलियम मॉलिक्यूल। He2 मॉलिक्यूल क्यों नहीं बनता, इसके साथ भी यही सेम कहानी है। यहां पर अवेलेबिलिटी रहती है कि दोनों में से कौन सी फोर्सेस ज्यादा हैं, तो हीलियम मॉलिक्यूल के लिए फोर्स ऑफ रिपल्शन का मैग्नीट्यूड बढ़ जाता है और फोर्स ऑफ अट्रैक्शन का मैग्नीट्यूड कम रहता है, इसलिए हीलियम मॉलिक्यूल फॉर्म नहीं होता, यानी कि बनता नहीं। इसको बोलते हैं एनर्जी कंसिडरेशन टर्म्स के टर्म्स में वीबीटी पढ़ना। यहां से एक इंपॉर्टेंट टर्म और आपके सामने आएगी, बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी, डिसोसिएशन एनर्जी। बेटा जब हम किसी मॉलिक्यूल को तोड़ते हैं, आप ये कह सकते हो इट इज द अमाउंट ऑफ एनर्जी विच इज रिक्वायर्ड टू ब्रेक द 1 मोल ऑफ अ मॉलिक्यूल। एक मोल मॉलिक्यूल को जब हम ब्रेक करते हैं तो जो एनर्जी हमें चाहिए होती है उसको बोलते हैं बॉन्ड डिसोसिएशन। बॉन्ड डिसोसिएट, बॉन्ड यानी कि जो बॉन्ड बन रहा है, डिसोसिएट यानी कि जिसको हम तोड़ना चाह रहे हैं, जिसको तोड़ना है। ऐसी एनर्जी जो एक मोल को तोड़ने के लिए इस्तेमाल की जा रही हो उसको बोलते हैं बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी। तो हमारे हाइड्रोजन मॉलिक्यूल की बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी बहुत ज्यादा है, इसलिए इसको तोड़ने में समय लगता है। हीलियम की बनती ही नहीं क्योंकि यहाँ पर पहले ही रिपल्शन है, तो इसकी एनर्जी जो है वो कम है। जितनी ज्यादा एनर्जी लगेगी मीन्स वहां पर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा है और बॉन्ड स्ट्रांगली बना हुआ है, स्ट्रांगली अट्रैक्टेड है, स्ट्रांगली फॉर्म्ड है। तो ये थी पहली कंसिडरेशन एनर्जी की टर्म में, कि एनर्जी की टर्म में हम इसको कैसे डिफाइन करें। वैलेंस बॉन्ड की बात हो रही है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन की बात हो रही है, ये इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है कि हम इसको ज्यादा डिटेल में करें, ठीक है। चलिए सेकंड कंसिडरेशन देखते हैं। इन टर्म्स, ये सेकंड कंसिडरेशन है या सेकंड कंसेप्ट है वीबीटी का, इन टर्म्स ऑफ ऑर्बिटल ओवरलैप कंसेप्ट, ओवरलैपिंग कंसेप्ट। ओवरलैपिंग कंसेप्ट का मतलब होता है कि किसी भी इलेक्ट्रॉन क्लाउड के ऊपर दूसरा इलेक्ट्रॉन क्लाउड ओवरलैप कर जाए और इलेक्ट्रॉन क्लाउड भी वहां से ओवरलैप करे जहां पर इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की प्रोबेबिलिटी मैक्सिमम हो, यानी कि 99% हो। इलेक्ट्रॉन वहां होना चाहिए। और दूसरी बात, इलेक्ट्रॉन जो है वो ऑपोजिट स्पिन्स में होने चाहिए ताकि उनकी ओवरलैपिंग फ्रूटफुल हो सके। अब यहां पर वीबीटी क्या कह रही है, अ कोवलेंट बॉन्ड इज फॉर्म्ड बाय पार्शियल ओवरलैपिंग ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स कंटेनिंग इलेक्ट्रॉन्स विद ऑपोजिट स्पिन। ऐसे ऑर्बिटल्स जिनके पास ऑपोजिट स्पिन के इलेक्ट्रॉन हो और उनकी ओवरलैपिंग हो रही हो। फॉर एग्जाम्पल, सीधा सा एग्जाम्पल है हाइड्रोजन मॉलिक्यूल।
सबसे पहले हम इसी की ओवरलैपिंग चेक करते हैं। हाइड्रोजन मॉलिक्यूल, हाइड्रोजन मॉलिक्यूल को हम कैसे बनाएंगे, यानी कि H2 फॉर्मेशन कैसे होगी। H2 फॉर्मेशन के लिए हमने हाइड्रोजन एटम लिए, देखेंगे हम इसको ऑर्बिटल की शेप में ले रहे हैं। ये दो हाइड्रोजन एटम हैं, दिस इज H एटम, ये भी H एटम है और ये भी H एटम है, ठीक है। ये न्यूक्लियस है, ये न्यूक्लियस है, दोनों ही s ऑर्बिटल से हैं क्योंकि इनके अंदर p ऑर्बिटल नहीं होता। ये इनकी कॉन्फ़िगरेशन कहती है। कैसे कहती है, इनके पास क्या है 1s1, यानी s ऑर्बिटल स्फेरिकल होता है तो दोनों के पास एक इलेक्ट्रॉन, इसका एक इलेक्ट्रॉन और इसका दूसरा इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन क्लाउड में ऑपोजिट स्पिन में होने चाहिए। अब ये दोनों ऑर्बिटल ओवरलैप करेंगे, देखो ऐसे ओवरलैपिंग करेंगे। ओवरलैप अगर करते हैं तो यहाँ का हिस्सा एक दूसरे के ऊपर आना चाहिए, जस्ट लाइक दिस सीम्स टू बी वेरी वेरी क्लोज। ये दोनों पार्शियल ही ओवरलैप होंगे। पार्शियल ओवरलैप का मतलब होता है कि न्यूक्लियस से पहले तक, ये न्यूक्लियस से पहले तक वहीं तक ओवरलैपिंग करेंगे जहां तक इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। बेटा जितना ज्यादा ओवरलैपिंग होगी उतना बॉन्ड स्ट्रॉन्ग होगा। ग्रेटर द एक्सटेंट ऑफ, ये नोट रखने वाली बात है, ग्रेटर द एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग, ग्रेटर द एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग, ओवरलैपिंग स्ट्रॉन्गर इज द बॉन्ड, स्ट्रॉन्गर इज द बॉन्ड। जितनी ज्यादा ओवरलैपिंग होगी उतना बॉन्ड स्ट्रॉन्ग होगा। देखो इस हिस्से ने ऐसे ओवरलैप किया तो दोनों के इलेक्ट्रॉन यहां पर प्रेजेंट हो गए, दोनों के इलेक्ट्रॉन यहां प्रेजेंट हो गए और दोनों की स्पिन क्या है, ऑपोजिट स्पिन है। तो बेटा जैसे मान लीजिए इस हाइड्रोजन एटम के s ऑर्बिटल में एक ही इलेक्ट्रॉन था और ऐसे ही दूसरे हाइड्रोजन के s ऑर्बिटल, मान लीजिए इस हाइड्रोजन के s ऑर्बिटल में भी एक इलेक्ट्रॉन था, लेकिन दोनों की स्पिन क्या है, डिफरेंट। अब मैं इन दोनों की ओवरलैपिंग करवाती हूं तो H2 मॉलिक्यूल के s ऑर्बिटल में दोनों इलेक्ट्रॉन आ गए और ये क्या हो गया, कंप्लीट हो गया, फुलफिल हो गया, स्टेबल हो गया। स्टेबल होते ही हम क्या बोलेंगे कि ये मॉलिक्यूल बन गया। मॉलिक्यूल बन गया तो इस प्रकार की जो स्टेबिलिटी है या इस प्रकार की जो मॉलिक्यूल फॉर्मेशन है वो VBT में आती है। ऐसे और एग्जाम्पल देखते हैं, लेकिन इसके लिए कंडीशंस हैं बेटा। कंडीशंस क्या है कि कोशिश ये रहे कि जो ऑर्बिटल ओवरलैप कर रहा है वो सेम एनर्जी और सेम कांस्टेंट का हो, यानी कि S से S ओवरलैप कर रहा है, P से P ओवरलैप कर रहा है, S से P ओवरलैप कर रहा है। लेकिन अगर वो डिफरेंट हो जाते हैं तो उनका एक्सटेंट कमजोर पड़ जाता है। कमजोर पड़ जाता है तो उसके दो कारण होते हैं कि ओवरलैपिंग किस किस तरह की है। तो ओवरलैपिंग दो प्रकार की हो सकती है। एक होती है बिल्कुल एंड टू एंड, यानी कि जितना आप एक्सटेंटली ओवरलैप करवाएंगे उतना स्ट्रॉन्ग होगा, इसको बोलते हैं एंड टू एंड, ठीक है, बिल्कुल किनारे से किनारे तक ओवरलैपिंग, और यहां पर बॉन्डिंग बहुत स्ट्रॉन्ग होती है। एक होती है साइड बाय साइड, साइड बाय साइड आप साथ साथ आ रहे हैं, ओवरलैपिंग कर रहे हैं, लेकिन इतना एक्सटेंट से नहीं कर रहे हैं, तो ये वीक बॉन्ड रहेगा हमेशा जो साइड बाय साइड ओवरलैपिंग करता है। लेकिन जो एंड टू एंड ओवरलैपिंग करता है वो स्ट्रॉन्ग बॉन्ड रहता है। अभी करवाएंगे आपको, ये इनको नाम भी देते हैं, कुछ नाम है इनके। एंड टू एंड वाले को हम बोलते हैं सिग्मा बॉन्ड और साइड टू साइड वाले को बोलते हैं पाई बॉन्ड, ठीक है। इस तरीके से सिग्मा और पाई बॉन्ड दोनों को हम डिफाइन करेंगे, दोनों के बीच में हम डिफरेंशिएशन करेंगे। उससे पहले कुछ और एग्जाम्पल लेते हैं हम इनके। चलिए बेटा नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं। सेकेंड एग्जाम्पल, फॉर्मेशन ऑफ HF मॉलिक्यूल। HF मॉलिक्यूल, HF मॉलिक्यूल कैसे बनाएंगे, ठीक है। दो एटम चाहिएंगे, एक चाहिएगा हाइड्रोजन, एक चाहिएगा फ्लोरीन। हाइड्रोजन एटम के पास 1s1 है, फ्लोरीन का एटॉमिक नंबर 9 होता है, इसका 1 होता है। 1s2, 2s2, 2p5। ध्यान रखिएगा इस P को हम 3 भागों में बांटेंगे, Px, Py, Pz। Px में 2 इलेक्ट्रॉन, Py में 2 इलेक्ट्रॉन, Pz में 1 इलेक्ट्रॉन। जिसके अंदर इलेक्ट्रॉन कम है वही ओवरलैप करने जाएगा। अब हम लेते हैं सबसे पहले S एटम, यानी कि H एटम। H एटम के इलेक्ट्रॉन को हमने यहां पर दिखाया, इस स्पिन में है। अब हम लेते हैं F एटम, यानी कि फ्लोरीन एटम को हम शो कर रहे हैं। फ्लोरीन एटम के लिए हमें तीनों ऑर्बिटल्स लेने पड़ेंगे। आप इसको इस प्रकार से भी दिखा सकते हो, ये तीनों ऑर्बिटल जो हैं इस प्रकार से कि इसके अंदर दोनों इलेक्ट्रॉन हैं, इसके अंदर दोनों इलेक्ट्रॉन हैं, इसके अंदर सिंगल इलेक्ट्रॉन है। और आप S एटम को ऐसे दिखा सकते हो, इसके अंदर सिंगल इलेक्ट्रॉन है।
अब ये इलेक्ट्रॉन ऑपोजिट स्पिन में होने ही चाहिए, ऑटोमेटिकली हो जाएंगे ये ऑपोजिट स्पिन में, इसकी आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। ये हमारे पास px ऑर्बिटल है, ये हमारे पास py ऑर्बिटल है और ये हमारे पास pz ऑर्बिटल है। ठीक है, px, py एंड pz। यहां पर दोनों इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट हैं दोनों स्पिन में, यानी कि इन्होंने पेयरिंग कर ली। अच्छा, यहां पर ऑपोजिट स्पिन में प्रेजेंट है। अब ओवरलैपिंग इनको करनी है, ठीक है, कुछ एक्सटेंट तक करेंगे, सेम स्ट्रक्चर में नहीं है लेकिन ओवरलैपिंग करेंगे। अब ओवरलैपिंग करने के बाद जो मॉलिक्यूल होगा वो कुछ ऐसा दिखना चाहिए। ठीक है, वो मॉलिक्यूल जो है वो कुछ ऐसा दिखना चाहिए। ये आपके px हो गए, ये आपके py हो गए, ये आपके px है, ये आपके py है और ये आपका pz है। ठीक है, ये दोनों इलेक्ट्रॉन यहां पहुंच गए, किसका, s का भी पहुंच गया और p का भी पहुंच गया। ये px, ये py और ये आपका बॉन्डेड हिस्सा जो कि कैसा बॉन्ड है, कोवेलेंट बॉन्ड। तो इस प्रकार की ओवरलैपिंग से भी मॉलिक्यूल बनते हैं। मॉलिक्यूल बनेंगे कैसे, कमजोर बनेंगे, स्ट्रॉन्ग बनेंगे, ये डिपेंड करता है कि किस एक्सटेंट तक ओवरलैपिंग होती है। ऐसे ही सिमिलरली हम थर्ड एग्जांपल लेते हैं, फॉर्मेशन ऑफ F2 मॉलिक्यूल कि जब हमारे पास सिमिलर p ऑर्बिटल हो तो हम कैसे करेंगे। फ्लोरीन के पास वही कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s2 2p5, एक फ्लोरीन मॉलिक्यूल हो गया, ये px, ये py एंड दिस वन इज pz। इसके पास दोनों इलेक्ट्रॉन है, इसके पास सिंगल इलेक्ट्रॉन है। ये एक f एटम है, ठीक है, इसको ओवरलैपिंग करनी है दूसरे f एटम से। ये px pz, ये py, ये px है, ये py है, ये pz। इसके पास दोनों इलेक्ट्रॉन है, इसके पास भी दोनों इलेक्ट्रॉन है, लेकिन इनके पास ओवरलैपिंग के लिए ऑपोजिट स्पिन है। अब ये दोनों जुड़ेंगे, इन दोनों को जुड़ना है। इसके p ऑर्बिटल में हमारे पास क्या है, देखो हमारे पास px py फुल है लेकिन pz जो है वो सिंगल इलेक्ट्रॉन लेयर है। अभी अगर हम इस मॉलिक्यूल को बनाते हैं तो F2 मॉलिक्यूल कैसे बनेगा, F2 मॉलिक्यूल ऐसे बनेगा। ठीक है, थोड़ा सा देखेंगे इसको, ये F2 मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चर होगा। ये F हो गया, X हो गया, ये px ऑफ 1f मॉलिक्यूल, ये py, ये px py और ये pz और ये pz। अब ये वाला इलेक्ट्रॉन इसके साथ ओवरलैप कर रहा है, तो दोनों कहाँ प्रेजेंट हैं, दोनों यहां प्रेजेंट हैं। ठीक है, ये दोनों इलेक्ट्रॉन अपने कंप्लीट लेके बैठे हैं, इनको नीड नहीं है ओवरलैपिंग की। तो इस तरीके के स्ट्रक्चर से यहां पर बॉन्ड बना, यहां पर ओवरलैपिंग हुई, तो ये बन गया आपका F2 मॉलिक्यूल। तो ये ओवरलैपिंग से बने हैं, मॉलिक्यूल तो बने हैं ना, वैलेंस इलेक्ट्रॉन से ही बने हैं और मॉलिक्यूल बने हैं और ओवरलैपिंग से बने। तो इस तरह की ओवरलैपिंग जो है वो कोवेलेंट बॉन्डिंग में देखने को मिलेगी। जब हमारे पास एक सिंगल एटॉमिक ऑर्बिटल दूसरे एटॉमिक ऑर्बिटल, इनको एटॉमिक ऑर्बिटल बोल रहे हैं क्योंकि ये p s p d इनको ऑर्बिटल बोला था ना, तो ये एटॉमिक ऑर्बिटल्स ही क्या कर रहे हैं, ओवरलैपिंग, पार्शियल ओवरलैपिंग, और ओवरलैपिंग से मॉलिक्यूल बन रहे हैं। लेकिन यहां पर भी कुछ लिमिटेशन है, हीलियम यहां भी मॉलिक्यूल नहीं बना सकता। कैसे नहीं बना सकता, हीलियम के पास 1s2 होता है, तो ओवरलैपिंग की गुंजाइश नहीं है क्योंकि इलेक्ट्रॉन ऑलरेडी फुलफिल है वैलेंस शेल में, तो हीलियम मॉलिक्यूल नहीं बना रहा। और जितने भी हमारे और कोवेलेंट कंपाउंड्स हैं वो सब आप आसानी से अपने मॉलिक्यूल बना सकते हैं। और हम बीबीटी में अब आगे इनकी टाइप्स पढ़ने वाले हैं कि कोवेलेंट बॉन्डिंग की टाइप्स कैसी हैं। हालांकि मैं आपको बता चुकी हूं कि कोवेलेंट बॉन्डिंग में 2 प्रकार की टाइप होंगी, हम पढ़ेंगे पाई एंड सिग्मा। पाई बॉन्डिंग कैसे बनती है, सिग्मा बॉन्डिंग कैसे बनती है, ओवरलैपिंग किस एक्सटेंट तक होती है। टिल देन आप इनको समझिए, इनको लिखिए और नोट्स प्रिपेयर कीजिए।